वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रेप्लिकेशन पार्ट पढ़ चुके थे, डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर सब पढ़ चुके थे, इवन हमने रिवाइज भी कर लिया था। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो रेप्लिकेशन के बाद होगा। रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? ओके, साक्षी रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डीएनए ने अपनी सेम कॉपी बना ली। ओके, तो लास्ट जो छोड़ा था अपन ने वो यहीं पे छोड़ा था, दैट इज 5 डेज, 3 डेज, 3 डेज एंड 5 डेज। कौन सी वाली टेम्पलेट स्ट्रेंथ थी, कौन सी वाली कॉन्टिन्यूस थी, कौन सी डिसकंटिन्यूस थी, बता सकते हो? ठीक है, मैं यहां लिखूं, क्या लिखूं? कॉन्टिन्यूस। ओके, देन दिस वन डिसकंटिन्यूस या फिर टेम्पलेट स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट को क्या बोला था? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज, और अनवाइंडिंग करवाने वाला एंजाइम हेलिकेज। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने वाला दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब हमने यहाँ तक इसको रेप्लिकेट करवा लिया। रेप्लिकेट हमने दोनों को करवाया है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर मीन्स कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाफ पोर्शन पेरेंट का होगा, हाफ पोर्शन न्यू कॉम्बिनेशन होगा। इसी का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, अब अपनी बात आती है, ये रेप्लिकेशन तक हम कल पढ़ चुके थे। अब आज जो अपना है वो है सेकेंड प्रोसेस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब अभी तक मालूम हो जाना चाहिए कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन इन तीनों की कॉमन हेडिंग जो थी वो क्या थी? एग्जैक्टली, वेरी गुड, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड लिख के हमने ये चीजें 1 to 3 में पढ़ी, लेकिन यहाँ पे आरएनए का कोई जिक्र नहीं हुआ अभी तक। यहाँ हुआ कोई जिक्र आरएनए का? फिर क्यों लिखा इसको? वो लिखा मैं आपको बताऊंगी ट्रांसलेशन के बाद। ठीक है, तो अभी जो दूसरी जो प्रोसेस है अपनी स्टार्ट करने के लिए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना। स्पेसिफिकली मैं नाम ले रही हूं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि यहाँ पे हम यूकैरियोट्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम उसको स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए नाम दे सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ाऊंगी दोनों का, मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का पढ़ाऊंगी, लेकिन जहाँ स्टडी सारी 90% जो चीज़ें हैं वो यूकैरियोट्स के लिए हो रही है, तो यहाँ पे हम नाम ले सकते हैं मैसेंजर आरएनए का। फाइन, तो मैं एक कीवर्ड लिख देती हूँ, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। फाइन, अब अपनी बात होती है कि ये जो रेप्लिकेट होके जो अपना डीएनए बना है, ये रेप्लिकेट होके जो डीएनए बना है, इसमें दो, एक नया स्ट्रैंड ये बन गया, एक नया स्ट्रैंड ये बन गया। रेप्लिकेशन से 1 से 2 बन गए। अब ये हटते जाएंगे, फिर ये वापस अनवाइंड होता जाएगा और ये आगे चीज़ प्रोसेस होती जाएगी। मैंने पहले बताया था कि डीएनए की लेंथ होती है 2.2-2.3 तक होती है, तो 1 से 2 बार होगा, वो लेंथ खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे डीएनए का नंबर आएगा। फाइन, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये भी एक तरह का डीएनए है और ये भी एक तरह का डीएनए है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन तो दोनों का हो गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना,
ये इस डीएनए का और इस डीएनए का दोनों का अलग अलग से ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका दिमाग क्या बोलता है? मेरा दिमाग बोलता है होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी की है उनका ये बोलना है कि होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। इसके दो रीजंस है। उसमें पहला रीज़न ये है कि अगर मैं ये डीएनए लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ठीक है, इस डीएनए को अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन करवाती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन करवा के यहाँ पे ये दो अलग अलग बन गए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सॉरी, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो इससे दो अलग अलग आरएनए बन गए ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। तो बन जाने के बाद में होता ये है कि ये तो एक डीएनए है, ये एक डीएनए ये वाला है और ये दूसरा डीएनए ये वाला है, ओकाजाकी वाला फ्रेगमेंट वाला है। तो यहाँ पे दो डीएनए से 4 आरएनए बन जाएंगे क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, तो 4 बन जाएंगे, 1 ये बन गए 4। अब ये जो चारों मिलके है, ये आगे जो ट्रांसक्रिप्शन के आगे की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, उस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं ये चारों मिलके। क्योंकि जहाँ पे एक की ज़रूरत है वहाँ पे 4 खड़े हैं अगर, तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आरएनए इज मोस्ट एक्टिव पोर्शन रादर देन डीएनए, क्योंकि डीएनए स्टेबलाइज्ड फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। 3 तरह की बॉन्डिंग आ जाती है डीएनए के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेसिस की अलग बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर अलग बॉन्ड। तीनों बॉन्डिंग की वजह से एक स्टेबलाइजेशन आ जाता है, लेकिन आरएनए में किसी भी तरह का कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो आरएनए एक दूसरे के काम को इंटरफेयर करेंगे। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आरएनए जो बन गया है ये क्या करेगा, ये फिर बन जाएगा, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो फिर यहाँ पे जो बनेगा ना वो भी पोर्शन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमने बना भी लिया, अगर हमने आरएनए बना भी लिया अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो दो आरएनए हैं। आरएनए क्या करेंगे, अब लास्ट ट्रांसलेशन का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन 1, यहाँ पे प्रोटीन 2, 2 बन गए। अब एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए या फिर एक कोडोन के एंटी कोडोन बनने के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अगर वो 2 पोर्शन में मिल गई तो वो वहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। हमें चाहिए 5 अलग अलग कोड्स के लिए एंटी कोडोन्स, हाँ। और वहाँ पे अगर दो प्रोटीन्स ही अगर एक दूसरे से लड़ाई कर लेंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन के थ्रू जो 2 स्ट्रैंड बनते हैं दैट इज कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड जो होती है वो ही पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रीजन समझ में आया क्यों? पहला रीजन ये है कि जो अगर दोनों का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं तो बनने वाला जो आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज कि अगर हम करवा भी देते हैं आरएनए तो आरएनए फिर फाइनली बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर एक समय पे एक कोड के लिए 2 प्रोटीन बन गए
तो ओवरलैपिंग की वजह से किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। फाइन, समझ में आया? चलो, एनी क्वेश्चन? बोलो। कोडोन अभी बताऊंगी ना, कोडोन क्या होता है अभी पता चलेगा। कोडोन ये होता है कि अपन एक पास एंड बॉल एक चीज़ खेलते हैं ना, कौन सा होता है वो, मैं तुम्हें पास करूंगी, तुम इसको करोगे, वो इसको करेंगे, एक पासिंग द पासेस है ना। ये एक होता है कि वो चीज़ जो है जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप ऐसे के ऐसे उसमें बिना किसी मॉडिफिकेशन के यश को कर रहे हो, यश भी उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसे वो ले रहा है वैसे के वैसे साक्षी को दे रहा है। फाइन, मेरा मोटो सिर्फ है कि मेरी फेंकी हुई चीज़ साक्षी तक चले जाए। फाइन, तो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा, वहाँ पे तो पासन कोई बॉल तो है नहीं, लेकिन बॉडी में चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के लिए किसी ऑर्गन को अगर हमें कोई मैसेज देना है तो मैसेज देने के लिए वो तो है नहीं ना कि चल के कोई जाएगा, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई, अंदर कोई भूत जैसी चीज़ है जो चल के जाके कान में भर देगी, ऐसा करना है नहीं। वो एक स्पेसिफिकली एक कोड के फॉर्म में काम करते हैं, कोड दिया जाता है, वो कोड उस स्पेसिफिक एसिड अमाइनो एसिड के लिए ही स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैं जैसे आर्जिनिन हुआ, सीरीन हुआ, मिथियोनिन हुआ, ये सब क्या है, ये सब है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनके बिना 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके बिना अपनी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है, इन्हीं की घुली मिली सरकार से अपनी बॉडी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या कंप्लीट करती है, इन्हीं 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड की सरकार से। तो अब इन 20 अमीनो एसिड्स को किसी तरह का एक कोड दिया जाता है कि मिथियोनिन तुम्हारा AUG है, AUG बोला मैंने आपको, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि DNA और RNA दोनों बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेसिस से। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? AUGC, ATGC। इसमें यूरेसिल आ जाएगा, किसकी जगह? थायमिन की जगह, लेकिन है तो 4-4, दोनों में 4-4 है तो 4-4। तो बस इन चारों से ही हमें कोड बनाना है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस है जो DNA भी पढ़ सकता है और जो RNA भी पढ़ सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन वही है। और दोनों में कॉमन होने के बावजूद दोनों में डिफरेंस भी उसी में ही है। पेंटो शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है, और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। इन दोनों में, क्योंकि उन दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर लैब में जैसी है, बोर्ड पे जैसी है, वैसी की वैसी ही उनकी स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर है, लेकिन डिफरेंस केवल आता है नाइट्रोजनस बेस में। किसके में? थायमिन और यूरेसिल। बस इन दो के नाम पे ही डिफरेंस आ जाता है, बस वहीं पे जाके कोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा। बस एक बार ये समझ लो कि कोड वो है जो मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, अब मैं इस पे आती हूँ। इस वजह से दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। चलो, नहीं होता तो मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ लिखाई थी, पता हो तो, कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ही जाके पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? लिखाई थी। बस वहीं से आज अपना लेक्चर स्टार्ट होगा कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये करेगा और कोड कंटिन्यूस नहीं करेगा। इसका रीज़न आगे पता चलेगा, लेकिन क्यों नहीं करेगा दोनों ये पता चल गया। चलो, अब बात अपनी आती है टेम्पलेट स्ट्रैंड करेगा। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के करने का रीज़न मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन कौन सा होता है? 5 डेज से 3 डेज की तरफ ही डीएनए हमेशा रेप्लिकेट होगा, बताया था मैंने। जैसे मैंने कल यहाँ पे करवाया था 5 डेज से 3 डेज की तरफ, 5-3 करवाया था कि नहीं करवाया था? फिर इधर करवाया था मैंने। हाँ, वही चीज़ यहाँ एप्लीकेबल होगी कि ट्रांसक्रिप्शन भी 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अब दोनों स्ट्रैंड को आप देख के बताओ कि कौन से वाले में इजी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करवाना? टेम्पलेट में इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 5 डेज से 3 डेज इनको एक सेकेंड,
5 ये होगा इसका और 3 ये होगा इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ होती है कि हमें करवाना क्या है, डीएनए से आरएनए बनवाना है। डीएनए से आरएनए बनवाने के लिए एक साइड हमें खाली चाहिए, दैट इज 3 डेज साइड। 3 डेज साइड पर को खाली मिल जाएगी ना, तो हम यहाँ पे अपने मनपसंद नाइट्रोजनस बेस को जोड़ पाएंगे, अमाइनो एसिड्स को जोड़ पाएंगे, जिसकी वजह से आरएनए की एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। ठीक है, तो अपनी बात आती है कि अब ये ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। यूकेरियोट्स में अलग होता है और प्रोकैरियोट्स में अलग होता है। तो इसकी मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। कॉमन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये अपना डीएनए है, ठीक। ये 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज एंड 3 डेज। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है सारे, ATGC सारे हैं, बीच में 5 फास्फोडाइएस्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ बनाऊंगी मैं, ठीक है। अब होता ये है, किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करवाने के लिए एक डीएनए पे 3 रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न होता है प्रमोटर, पहला होता है प्रमोटर। आपने लैकोपेरोन पढ़ा था मुझसे, लैकोपेरोन पढ़ा था मुझसे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक भी क्लास नहीं देखी क्या आप लोगों ने? बट इस बार मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, इन 2 के ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगी, क्योंकि उन दोनों के तो पेपर हो चुके हैं आपके, उन दोनों के आप अच्छे से पढ़ चुके हो। बेटा मेरा यही फंडा है, मैं एक साथ में नहीं देती हूँ, मैं साथ के साथ करवाती हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक तो ये वाला चैप्टर और एक जो जेनेटिक्स के साथ में मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया था, इनमें से मैं टोटल 15 क्वेश्चन दूंगी और 10 क्वेश्चन उन दोनों में से मिला के दूंगी, ठीक है ना। तो रेशियो समझ जाना, ठीक है। प्रमोटर रीजन हुआ, उसके बाद में जो रीजन होगा वो यहाँ होगा, दैट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। टर्मिनेटर और प्रमोटर का मतलब समझते हो? स्टार्ट होना, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, स्टॉप हो जाना। और जो बीच में होगा ना, ये वाला स्ट्रैंड जो है, बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलेंगे अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, यस, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हमें कैसे पता चले कि प्रमोटर साइट कहाँ है और टर्मिनेटर साइट कहाँ है? वो तो मैंने लिख दिया, मैम ने लिख दिया, इसका मतलब सही है? नहीं। कैसे पता करें हम? और क्या रेप्लिकेशन में सिर्फ इसी का भागीदारी है तो फिर ये फालतू में बना गया? इसका यहाँ रोल आता है, इसका यहाँ रोल आता है ये बताना कि 5 डेज से 3 डेज कौन सी वाली स्ट्रैंड थी? इसमें देख के बताओ, 5 डेज से 3 डेज कोडिंग वाली या फिर कंटिन्यूस वाली? तो कोडिंग बोल सकते हो इसको मैं, ठीक है। तो ये है 5 डेज से 3 डेज वाली स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिख रही हूँ कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा याद रखना कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो 5 डेज से 3 डेज वाली होती है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डेज सिरे की तरफ होगा प्रमोटर और 3 डेज एंड की तरफ होगा टर्मिनेटर। इससे पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोडिंग, क्योंकि कोडिंग का पता चल गया तो कोडिंग से जस्ट अपोजिट वाला है सामने वाला, क्योंकि ये अगर 5 डेज है तो ये 3 डेज है, तो इसकी पोलैरिटी अपने आप डिसाइड हो जाएगी कोडिंग का डिसाइड। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे दोनों का अलग अलग ये हो गया, 2 अलग अलग बने। तो इसका तो मैं बता रही हूँ कि ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, लेकिन क्या ये वेला थोड़ी बड़ा है? इसका भी तो कोई होना चाहिए ना कंट्रीब्यूशन पूरे प्रोसेस में। इसका प्रोसेस ये है टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, ठीक है। बात ये है कि इसके 5 डेज एंड पे लगेगा हमेशा प्रमोटर और 3 डेज एंड पे होगा हमेशा टर्मिनेटर, ठीक है। अब अपनी बात आती है जो
सबसे पहला एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, या फिर इसको बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए के दो स्ट्रैंड है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दो स्ट्रैंड है, तो आरएनए को पता करना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ ट्रांसक्रिप्शन करना है। आरएनए पॉलीमरेज को पता करना पड़ेगा कि मैं किसके साथ जाके चिपकूं, क्या मैं कोडिंग स्ट्रैंड के साथ जाके चिपकूं, क्या मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जाके चिपकूं, ये दोनों उसको डिसाइड करना पड़ेगा। हम बाहर से कान में नहीं बोलेंगे उसके कि तुझे किसके साथ चिपकना है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो कि हमेशा काम करेगा 5 डेज से 3 डेज की ओर। अब देखो मैंने एक चीज़ बोली कि रेप्लिकेशन भी 5 डेज से 3 डेज एंड की तरफ होता है, और मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन भी 5 डेज से 3 डेज की तरफ होता है। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में अगर कभी घबरा जाओ ना, हमें कभी घबरा जाओ कि मैम ने कहाँ 5 डेज बोला था, कहाँ 3 डेज बोला था, तो एक चीज़ हमेशा टिप पे रखना कि केवल और केवल टेम्पलेट स्ट्रेन जो है, टेम्पलेट स्ट्रेन ये वाली इसकी पोलैरिटी होती है 3 डेज टू 5 डेज, और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन घूम के आएंगे ऑब्जेक्टिव सबके टिक कर देना 5 डेज से 3 डेज। सिर्फ और सिर्फ अगर टेम्पलेट स्ट्रेन के बारे में कोई बात की जाए तो हमेशा उल्टा करना है। रिमेनिंग 90% क्वेश्चन जितने भी घूम के आए सिर्फ 5 डेज से 3 डेज दिमाग में रखना। ये होती है ट्रिक दिमाग में रखने की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बन जाता है अपना यहीं पर, एक क्वेश्चन ये देने वाली हूँ मैं, एक नंबर मिल गया तुम लोगों को यहीं पे। अब बात आती है अपनी, मैंने बताया अभी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बोल रहे हो? नहीं, हाँ कहीं पे भी हो सकती है। अगर मैं इसको ऊपर बनाती तो इसको मैं इसका 5 डेज सिरा में यहाँ लिखती। कोडिंग हमेशा 5 डेज से शुरू होती है और टेम्पलेट हमेशा 3 डेज से शुरू होती है। ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, दाएं बनाए, बाएं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना पता है कि 5 डेज पे हमेशा प्रमोटर होगा, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज कोड करेगा, ठीक है। अब कोड करेगा, कोडोन क्या है, ये सब आप धीरे धीरे समझोगे, लास्ट लेक्चर तक आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपनी बात आती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। ये जो यूनिट है ये दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन है। अब जो दोनों में डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस जो होता है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। हाँ, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज्यादा। ये डीएनए है। अब मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बना रही हूँ, डबल नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। इसका भी ये डीएनए है। डीएनए और जीन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए? जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन एक तरह से कोड है। देखो यहां से लेकर एक जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे सारे मिलकर एक डीएनए फ्रेगमेंट बनाते हैं। यही होता है जीन। जीन इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ डीएनए दैट कैरीज द कोडोन पोर्शन, ठीक है। एक उसके पास कोड होता है जो वो एक से दूसरी जनरेशन में अपने आप को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि जो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक डीएनए या फिर आरएनए, कुछ भी बोल सकते हो उसको, तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है उसमें
एक डीएनए पे एक ही जीन होता है, एक जीन होते 1 2 3 4 जब बनाए ना मैंने, ये है मौजूद है, लेकिन ये स्पेसिफिक जो जीन है दैट होल्ड्स अ पोर्शन ऑफ कोडोन, इसके पास मैसेज एक है जो वो आगे जाके एंटीकोड करेगा, आगे जाके एक्सप्रेस करेगा। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा मैसेज होते हैं, एक से ज़्यादा मैसेज को पहुंचाने के लिए कोड्स रिक्वायर होते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक में ये फ़र्क होता है कि डीएनए पे जो जीन मौजूद है वो अगर एक हो जो एक कोड के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो होता है मोनोसिस्टोनिक, जिसके पास सिर्फ एक मैसेज हो। लेकिन अगर मोर देन वन किसी में हो तो उसका मतलब होता है पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोनिक का छोटा सा मतलब होता है जीन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है नाम सिस्टोन, ठीक है। अब बात अपनी आती है कि मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक होता किस में है। मोनो जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़, पता आगे बहुत काम पता चलेगी कि यूकैरियोट्स में मोनो होने का क्या फ़ायदा है और पॉलीसिस्टोनिक में प्रोकैरियोट्स में होने का क्या लॉस हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ दोबारा रिपीट करूँ? यश आपको समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ूँ? चलो। यहाँ पे जो आप ये जो जीन बना रहे हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ओनली वन पेप्टाइड, ओनली वन कोडोन फॉर पेप्टाइड एक्सप्रेशन और मोर देन वन कोडोन फॉर पेप्टाइड एक्सप्रेशन। अब नया हेडिंग है, अपन सेपरेटली पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है तो पहले इसी का पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो पहला अपना स्टार्ट होता है डीएनए फ्रेगमेंट से। डीएनए फ्रेगमेंट है अपना ये 5' 3' 5, ये 3' एंड ये 5', ठीक है। विच वन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड विच वन इज कोडिंग स्ट्रैंड? यश बताएगा। 3 days से 5 days तक है वो वाला टेम्पलेट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 days to 5 days है तो वो है टेम्पलेट, और 5 days से 3 days है दैट इज कोडिंग पार्ट, ठीक है। तो जो 3 days से 5 days है उस पर मैं अगर प्रमोटर रीजन बना देती हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने बताया था प्रमोटर रीजन हमेशा टेम्पलेट पे ही होता है, बस कोडिंग से पता चल जाता है कि किधर ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखो 3 days वाली स्टैंड है, दैट इज यहाँ मैं प्रमोटर लगा रही हूँ, इतना सा मैंने प्रमोटर लगा दिया। ये सारे पे है, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन पे है। तो मैं अगर बोल रही हूँ यहाँ पे प्रमोटर है तो इसका मतलब शुरुआत यहाँ से होगी। अब ये इतना जो पोर्शन आया है पूरा वेस्टेज है, पूरा वेस्ट है। प्रमोटर मतलब इनिशिएटिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होना है। अगर मैं यहाँ लगा देती ना तो यहाँ से शुरू हो जाता, यहाँ लगा देती यहाँ से शुरू हो जाता, या फिर मैं यहाँ लगाती तो यहाँ शुरू होता, लेकिन फिर मेरे को स्टैंड बढ़ानी पड़ती। यहाँ लगाती तो फिर शुरुआत यहाँ से है तो आगे बढ़ाओ फिर स्टैंड को, बट मैं इतने ही पोर्शन में आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़
सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में बेसिक डिफरेंस के लिए काम में आती है, जो मैं आपको एग्जाम में भी देने वाली हूँ कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है और यूकैरियोट्स में फिर ये 3 तरह के हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि यूकैरियोट्स हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स है, तो उनके हिसाब से वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस आ जाता है पॉलीमरेज में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में जो फर्स्ट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, पहली प्रोसेस है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अब इस आरएनए पॉलीमरेज को इस डीएनए फ्रेगमेंट के प्रमोटर साइट पे चिपकाना है। वो चिपकाना के लिए प्रोकैरियोट्स में एक तरह का फैक्टर काम करता है जिसको बोलते हैं हम सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। ऐसे ही डिनोट करते हैं सिग्मा को। ये सिग्मा जो होता है ये क्या करेगा, ये सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज को साइटोप्लाज्म से, अब एक चीज मैंने कीवर्ड और बोल दिया यहाँ पे, दैट इज साइटोप्लाज्म। क्यों बोल रही हूँ मैं साइटोप्लाज्म? क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स की सारी जेनेटिक एक्टिविटीज जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो साइटोप्लाज्म में होती है, बिकॉज दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, सेल ऑर्गेनेल्स, तो सारा काम साइटोप्लाज्म में होना है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज बनेगा वो भी साइटोप्लाज्म में ही इंक्लूडेड होगा, वो भी साइटोप्लाज्म में ही इधर उधर तैरता हुआ मिलेगा। उसको उठा के यहाँ तक चिपकाने वाला फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। मेरे को ये पिंक तो दिखती नहीं है, ऑरेंज दिख जाए शायद। ये सिग्मा फैक्टर ने इसको इससे साथ अटैच कर दिया। मैं एकदम टच नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसा ही दिखा रही हूँ आपको। इसने इसको जाके यहाँ पे अटैच कर दिया। ये आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है इसमें, हाँ, टू बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर साइट। आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है सिग्मा का काम क्या होता है, टू बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर साइट। ठीक है, अब हो गया ये। हाँ, अब इतना प्रोसेस हो गया। इतना प्रोसेस होने के बाद में ये जो चेन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये पॉलीमरेज का काम होता है। हमेशा याद रखना पॉलीमरेज, पॉलीमरेज मतलब जो चीज़ बनानी है उसकी चेन बनाना शुरू होना। जैसे मैंने कल रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज बताया था, उसका काम क्या था, डीएनए बनाना है तो मतलब उसकी चेन शुरू कर दो बनाने की। कैसे करी, अमाइनो एसिड्स को ला के वहाँ पे खड़े कर दो। अमाइनो एसिड्स खड़े होना मतलब होना डीएनए बनते जाना। आरएनए में क्या है, आरएनए में भी आके नाइट्रोजनस बेस, अगर मैं नाइट्रोजनस बेस बोलूँ तो एटीजीसी या फिर एयूजीसी आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं अमाइनो एसिड्स बोलूँ तो यही एटीजीसी एयूजीसी एक दूसरे के साथ में कंपाउंड या फिर पेयरिंग बना लेंगे। जैसे मैं एयूजीसी में सिर्फ एयूजी बोलूँ तो ये मिथियोनिन हो गया, या फिर एटीसी बोलूँ तो ये आर्जिनिन हो गया। ये मतलब होता है कि अमाइनो एसिड या फिर नाइट्रोजनस बेस, दोनों कुछ भी बोल दूँ कोई फ़र्क नहीं होता है दोनों में, वो एक पेयरिंग हो जाती है एज ए फॉर्म ऑफ कोड्स। और अगर सिंगल यूनिट में है तो वो नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, अब होता है सेकंड प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम इलोंगेशन। ये फर्स्ट प्रोसेस था। फर्स्ट प्रोसेस में आप लिख लेना, एलॉबोरेट नहीं कर रही हूँ मैं, टू बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर साइट। अब दूसरी जो है अपना, दैट इज एलोंगेशन। एलोंगेशन में ये होगा,
हमेशा पोलैरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, एलोंगेशन में यहाँ पे प्रमोटर का मैंने काम ही बताया था, टू इनिशिएट दी प्रोसेस। ठीक है, तो प्रमोटर यहाँ पे है, ये प्रमोटर है, ये प्रोसेस को इनिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। कौन सी प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो वो आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे अब ये आरएनए बनाना मतलब क्या होता है? आरएनए बनाना मतलब एक स्ट्रैंड खड़ा करना जो कि नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, AUGC वाला स्ट्रैंड खड़ा हो गया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब मुझे पोलैरिटी बता सकते हो? इसकी तो पोलैरिटी 3 डेज से 5 डेज थी, इसकी पोलैरिटी बता सकते हो? आरएनए पॉलीमरेज की पोलैरिटी कहाँ से शुरू होती है? 5 डेज से 3 डेज। तो ये हो गया इसका 5 डेज और ये हो गया इसका 3 डेज। अब तुम दिमाग लगाओ कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना। अगर यही प्रोसेस हम कोडिंग साइट पे करते, दैट इज कोडिंग साइट ये वाली है, ये वाली कोडिंग वाली पे करते, तो कोडिंग के कॉम्प्लीमेंट्री में जो बनता ना वो भी 5 डेज to 3 डेज बनता। तो दोनों वो तो पैरेलल हो गए। पैरेलल नहीं चाहिए ना, उनको कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो यहाँ रीज़न पता चल गया कि हम टेम्पलेट क्यों लेते हैं, ये कारण होता है टेम्पलेट लेने का। ठीक है, पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। जब तक पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स नहीं जुड़ेंगे एक दूसरे से। फाइन, तो ये हो गया सेकंड पोर्शन, सेकंड प्रोसेस, दैट इज एलोंगेशन। एलोंगेशन के बाद में अब इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन के लिए ये होता है थर्ड प्रोसेस में, एक मिनट, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब जो प्रोसेस है उसको रोक दो। ठीक है, ये अपना प्रमोटर साइट था और यहाँ पे आरएनए बन गया। ठीक है, बन गया, लेकिन अब यहाँ पे जाके जो है इसका टर्मिनेटर साइट है। ये जो टर्मिनेटर ये बनता इसके पैरेलल बनता जाएगा, ये आरएनए इसके पैरेलल बनता जाएगा। ये जो नया आरएनए फॉर्मेशन हुआ है, ये जो नया आरएनए फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे पैरेलल टू प्रमोटर साइट, ये यहाँ पे पैरेलल इसके बराबर पैरेलल चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही टर्मिनेटर साइट मिली वो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे इनिशिएट करवाने के लिए एक सिग्मा फैक्टर काम करता है, वहाँ पे स्टॉप करवाने के लिए एक फैक्टर काम करता है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर, RHO, रो फैक्टर। ऐसे ही लिखते हैं फिजिक्स में रो। ठीक है, रो फैक्टर क्या करता है? रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेट, अगर रो फैक्टर कहीं आ गया, अगर देखो मैंने टर्मिनेटर साइट ये बनाई है, लेकिन अगर रो फैक्टर यहाँ आ गया चलते चलते, तो विदाउट टर्मिनेटर साइट केवल रो फैक्टर की प्रेजेंस में ही अपना आरएनए का इलोंगेशन रुक जाएगा। ये रोल होता है रो फैक्टर का। ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनेटर एंड रो फैक्टर दोनों इक्वल पोजीशन में हो। अगर वो आगे चल के यहाँ आ गया तो यहीं पे इलोंगेशन स्टॉप हो जाएगा। और बाय द वे अगर रो फैक्टर चलते हुए इधर चला गया तो बीच में टर्मिनेटर के आने से स्टॉप हो जाएगा। दोनों में से एक अगर पहले मिल जाता है तो आरएनए चेन बनना वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये टोटल प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स की। अब मैं आपको 4 फीचर, स्पेसिफिक फीचर नोट डाउन करा देती हूँ, लिखो, जो प्रोकैरियोट्स में ही मिलेंगे, यूकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे।
फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अब इसमें भी हाँ नहीं, ये तो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है कि मैं एक बोर्ड में समझा पाऊँ, लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट कितना होता है, 2 से 2.2 मीटर तक होता है, तो इससे ज़्यादा तो दूर होगा ही नहीं ना। इससे ज़्यादा अगर एक डीएनए की लेंथ है 2 मीटर, ये 2 मीटर इतनी है, अगर प्रमोटर यहाँ है तो टर्मिनेटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर एंड पे भी हो सकता है, लेकिन 2 मीटर से ज़्यादा तो होगा नहीं ना फिर वो, समझ रहे हो? बस। तो दूसरा मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इसमें जो आरएनए बना है वो मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, वो टीआरएनए भी हो सकता है, वो आरआरएनए भी हो सकता है। नाम सुने हैं? ये आरएनए के वेरियस टाइप्स है। ट्री मतलब ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, सोल्यूबल आरएनए, ये हर तरीके के टाइप्स होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर तरीके का आरएनए सिंगल एक आरएनए पॉलीमरेज से ही बन जाएगा। किसी भी तरह के आरएनए पॉलीमरेज में डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि फर्स्ट ने ये बनाया, सेकंड ने ये बनाया, थर्ड ने ये बनाया, नहीं। किसी भी तरीके के आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे जो प्रोसेस बनी है उससे, ठीक है। वो आगे पता चलता है हमें कि किसका हुआ है, वो आगे की प्रोसेस में पता चलता है हमें, ठीक है। लेकिन यूकेरियोट्स में यहीं पे चीज़ अपोजिट हो जाती है, जो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। उसमें स्पेसिफिक होता है और उसमें अपने आप को मॉडिफाई करने का भी टाइम मिलता है, इसमें टाइम नहीं मिलता है। क्यों? दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। मैंने अभी इससे पहले जस्ट 10 मिनट में पहले मैंने क्या बताया था? पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक किस में मिलता है? एग्जैक्टली, मोनो मिलता है यूकेरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में मिलता है पॉलीसिस्टोनिक। अब मैं बोलना चाह रही हूँ पॉलीसिस्टोनिक का मतलब ये है, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब ये है कि एक डीएनए के ऊपर जितने जीन हैं वो एक से ज़्यादा जीन जो है वो अलग अलग कोड को लेके बैठे हैं। तो ये सोचो, ये डीएनए है, अगर यहाँ से यहाँ प्रमोटर है, यहाँ प्रमोटर साइट है इसका, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये, और यहाँ पे इसका प्रमोटर है, यहाँ पे इसका सिग्मा फैक्टर लाके आरएनए पॉलीमरेज को चिपका देता है और यहाँ से आरएनए चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे आरएनए चेन बनी यहाँ बनी, चलो यहाँ पे जो ये कोड लेके बैठा है ना, जैसे ये लेके बैठा है ACG, ये लेके बैठा है, तो ये आरएनए बनेगा। तो आरएनए में क्या होता है? A के अपोजिट में U, C के अपोजिट में G और G के अपोजिट में C, ये होता है। चलो फिर ये आगे गया, क्योंकि इसको टर्मिनेटर नहीं मिला अभी तक, तो ये बनाता जाएगा, आगे गया, तो यहाँ इसको वापस एक कोड मिल गया, ये वापस यहाँ आगे गया, तो वापस इसको यहाँ एक कोड मिल गया। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो जो ये पहला बन गया है, तो ये पहला वाला क्या वेट थोड़ी करेगा कि तुम सारा बना दो भाई फिर हम एक साथ में काम करेंगे, नहीं। इतनी इनमें जल्दबाजी होती है कि पहले वाला जैसे ही बना, एक पोर्शन, एक डीएनए के पोर्शन का एक पोर्शन बना, इसने किया खत्म ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये झट से प्रोटीन बना देगा, ट्रांसलेशन शुरू कर देगा। ये तब ही कर देगा जब तक इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, उससे पहले ये प्रोटीन बना के बैठ जाएगा। यहाँ पे भी यही होता है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होगा, उससे पहले इन दोनों की प्रोटीन बन चुकी होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स साइमल्टेनियसली इन प्रोकैरियोट्स। 3 बता दिए मैंने। पहला मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। दूसरा मैंने बताया कि चाहे किसी भी तरीके का आरएनए बने, चाहे वो टीआरएनए हो, मैसेंजर आरएनए हो या आरआरएनए हो, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से ही बनेगा, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब चौथा जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है। पोस्ट
ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जो आरएनए बनता है वो का वो ही आरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने हिंट यहीं पे दे दिया आप लोगों को। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन तब होगा ना जब ये स्टेबल रहेगा बन बना के। ये तो प्रोटीन बनाए, यहाँ तक पहुँचते ये पहले प्रोटीन बना के बैठ जाएगा, तो इसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने आरएनए को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रोकैरियोट्स के पॉलीसिस्ट्रोनिक होने का, कि अब मॉडिफिकेशन क्यों चाहिए। मॉडिफिकेशन क्यों चाहिए? मॉडिफिकेशन इसलिए चाहिए कि क्या ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए से हमने आरएनए बनाया है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो वो आरएनए के अंदर सारा का सारा ही पोर्शन कोडिंग वाला है? कि ज़रूरी थोड़ी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये एक पोर्शन कोडिंग का है, एक पोर्शन कोडिंग का है, एक पोर्शन कोडिंग का है, तो ये जो पोर्शन बच रहा है ये काम का नहीं है? नहीं है काम का, तभी तो ये कोड नहीं किया ना, तभी तो बीच बीच में गैप रह गया ना। नहीं है काम का, ठीक है, ले तो काम का नहीं है, फिर भी ये वेस्ट हो गया। किसकी वजह से? इनकी जल्दबाजी की वजह से ये वेस्ट हो गया। अगर ये जल्दबाजी नहीं करते ट्रांसलेट होने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, तो होता ये कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता था, या फिर इसको कट डाउन करके इन तीनों को एक साथ कर दिया जाता था। एनर्जी कम लगती, इसमें जितनी एनर्जी लगेगी वो इसमें कम लगेगी, ट्रांसलेट होने में छोटा हो गया, टेंशन कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। सबसे बड़ी बात, एटीपीज जो है साइटोप्लाज्म में जो अदर एक्टिविटीज़ होने के लिए चाहिए वो इसमें नहीं लगेगी। चारों चीज़ें समझ में आई? डन। अब मैं यूकेरियोट्स पे आऊँ। सी, जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट बनाई थी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या था? प्रमोटर, टर्मिनेटर और बीच में टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये यूनिट प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स दोनों में सिमिलर होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बात वहीं से शुरू करते हैं। अब आता है अपना ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। फाइन, चलो, यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए होता ये है कि पहले यूकेरियोट्स का थोड़ा सा अपन ये जान ले कि यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा कहाँ पे। जैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म में, यूकेरियोट्स में कहाँ होगा? सेल बायोलॉजी 11th में कि 12th में? 11th में। चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ ली ना 11th। चलो, राइबोसोम्स पढ़े हैं? क्या होते हैं राइबोसोम्स? राइबोसोम्स क्या होते हैं? बताओ बताओ, यश बताओ। मैं हेल्प करूंगी, बस शुरू करो। साक्षी आप बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? क्यों अब एकदम से घंटी कैसे जली तीनों की? चलो, मैं बोल रही हूँ कि ये यूकेरियोट्स का डबल मेम्ब्रेन लेयर न्यूक्लियस है। ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? यही तो होती है, होती है कि नहीं? हाँ, चलो, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताओ, SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है? ठीक, वेरी गुड। ये रफ बना दूं मैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे राइबोसोम चिपका दूं, और ये स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड फॉर्मेशन।
दैट इज प्रोटीन, दैट इज लिपिड। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अब अपनी बात यहाँ होती है कि यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोकैरियोट्स में रॉ फैक्टर, सिग्मा फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमेरेज की ज़रूरत थी, वैसे यूकेरियोट्स में किस किस की ज़रूरत होती है? ये क्या है? अच्छा, मेरे को लगा था आज मैं ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा दूंगी, बट मुझे लग नहीं रहा आज कंप्लीट हो पाएगा। कोई नहीं, कल क्लास ले लेंगे। एक साथ में तो ओवरलोड हो जाता है, फिर ये सब घूम जाएगा आपके। अब होता यह है कि यूकेरियोट्स में होती है ज़रूरत आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डिफरेंस है, पहला डिफरेंस कि उसमें साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें न्यूक्लियस में होता है। दूसरा डिफरेंस, हाँ देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, तो ट्रांसक्रिप्शन तो इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, तो इसके लिए उसको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर है राइबोसोम। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसलिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में नहीं है, सारा सब कुछ जो है वो एक सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है, बात यहाँ पे ये है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या क्या है। सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, कई बार मैं मान के चलो ऑल्टरनेट बार 17 में आ गया, 18 में नहीं आया, 19 में आ गया, ऐसे आता है। नीट का एक पेटेंट क्वेश्चन है, इन तीनों में से पूछना कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, एमआरएनए, एसआरएनए, एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, यही ऑप्शन ऐसे आता है, हमेशा आता है। एक पेटेंट मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सब एक तो ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है कि आरएनए पॉलीमरेज जो 3 तरीके का है वो कौन कौन से आरएनएस बना रहा है। तो इसका झट से एक ट्रिक है, RMT, इसी सीक्वेंस में याद रखना। RMT फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, RMT, ठीक। RNA, RNA एंड RNA। अब आपको पता होना चाहिए जो tRNA है उसको शुरुआत में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी इसको सोल्यूबल RNA भी बोल देते थे, तो tRNA को कई बार sRNA भी बोल देते हैं। S का मतलब होता है सोल्यूबल, फाइन। और यहाँ पे जो मैसेंजर RNA है इसको मैसेंजर RNA है, जो पॉलीमरेज सेकंड है वो मैसेंजर RNA के अलावा एक RNA बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज HNRNA, हेटेरोजीनस RNA। याद रह जाएगा क्या? हो जाएगा ना। और जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो rRNA के अलावा एक और है 23S RNA, ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और अभी आपकी एग्जामिनर मैम है, ठीक है। ये क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इस एग्जाम में। ये होता है दूसरा डिफरेंस बता दिया मैंने। फर्स्ट डिफरेंस क्या था? फर्स्ट डिफरेंस ये था कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। दूसरा था
कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है, जो कि अलग अलग आरएनए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं प्रोसेस बताती हूँ। हेटेरोजीनस, जाइगस नहीं, हेटेरोजीनस। अब जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाई थी, प्रमोटर तक वो जाएगा, फैक्टर जाएगा, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। लेकिन डिफरेंस, जो लास्ट वाला डिफरेंस क्या था यहाँ पे, लास्ट वाला डिफरेंस था कि जैसा आरएनए बना है वैसे के वैसे आरएनए को ट्रांसलेट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके की कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो बात की शुरुआत वहाँ से करते हैं। आज चौक टूट ही रही है मेरे से कितनी बार। ये है तो मैं सीधा बना दूं। सीधा बनाने का मतलब जो आरएनए फॉर्मेशन हुआ है पूरी प्रोसेस से वो बना दूं। कोई दिक्कत है ऐसा बना दिया तो मैंने? अगर यहाँ रोक दी इसका मतलब यहाँ टर्मिनेटर आ गया। यहाँ पे किसी तरीके का सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर काम नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर और टर्मिनेटर का रोल होता है। अब ये बन गया। अब ये जो बन गया ना पोर्शन, हाँ बेटा देखो एक बार ऊपर आप, ये जो आरएनए बना है ना, इस आरएनए को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोजीनस आरएनए, HNRNA। क्यों बोला मैंने हेटेरो और होमो का मतलब समझते हो? होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग अलग होना। हेटेरोजीनस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट में, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ जगह तो यहाँ पे कोडिंग पार्ट है और कुछ कुछ जगह यहाँ पे कोडिंग पार्ट नहीं है, मतलब नॉन कोडिंग पार्ट है। ठीक है, तो जो ये येलो बॉक्स बनाया है ना मैंने, अब इसको जीन मत समझना एक बार। यहाँ पे जीन होते हैं डीएनए पे, यहाँ पे मैं आरएनए को उठा के लेके आई हूँ, ये जीन मत समझना। यहाँ पे जो येलो बॉक्स बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होता है? इंट्रॉन आर दी नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ आरएनए, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। और जो यहाँ रिमेनिंग दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट है एक्सोन। एक्सोन होता है कोडिंग पार्ट। और ये है अपना नॉन कोडिंग पार्ट। अब एक बात बताना, मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोट्स में साइमल्टेनियसली हो जाता है, मतलब एक बनता गया, पीछे से सरकता गया, ट्रांसक्रिप्ट होता गया, ट्रांसलेट शुरू हो गया। जब तक एक डीएनए फ्रेगमेंट का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होता है तब तक देखते हैं पीछे तो प्रोटीन बन चुका है। किस वजह से होता है ये? क्योंकि वो फ्रेगमेंट होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। अगर मोनोसिस्ट्रोनिक होगा तो वही है, एक जगह सेम टाइमिंग पे सब कुछ होगा, जो डिटरमाइंड है, डिसाइडेड है, वो ही होगा। तो मैं ही यही बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। ये कैसे होता है पोस्ट? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से जो HNRNA बना है, इसमें नॉन कोडिंग पार्ट और कोडिंग पार्ट दोनों मौजूद है, लेकिन हमें ट्रांसलेट करवाने के लिए यहाँ पे नॉन कोडिंग पार्ट को हटाना पड़ेगा इस HNRNA में से। तो रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग पार्ट फ्रॉम HNRNA इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग।
स्प्लाइसिंग के आगे लिख लेना रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग पार्ट। फ्रॉम HNRNA। ठीक है, अब देखो एक बार आप ऊपर कि अगर ये पार्ट काट दिया स्प्लाइसिंग से, ये काट दिया और ये काट दिया, तो रिमेनिंग अपने पास तो यही बचा ना, यही बचा ना रिमेनिंग अपने पास। हाँ, लेंथ में छोटा हो गया क्योंकि इनएक्टिव पार्ट को हमने काट दिया, छोटा हो गया, सही बात है, छोटा हो गया, लेकिन दिमाग लगाओ कि हमने सारा एक्टिव पोर्शन कोडिंग पार्ट को एक जगह मिला दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये स्टेबल नहीं, ये बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रॉन पोर्शन था ये इसको डीएक्टिवेट करके रखा था। अगर डीएक्टिवेट पार्ट को हम काट के फेंक देंगे विद द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, तो सारा कोडिंग पार्ट मतलब एक्टिव पार्ट बच जाएगा, तो वो एक्टिव पार्ट ही रहेगा उसमें। तो अब उस पे जो उसका जो 5 डेज और 3 डेज एंड है, इसके अंदर हमको कुछ मॉडिफिकेशन करवाने पड़ेंगे ताकि ये स्टेबलाइज रहे, ताकि ये अपने आप को ख़त्म ना कर दे एक्टिव करके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? शुड आई रब दिस? हाँ, एक चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन नीट में 1 से 2 या 3 बार पूछा गया है कि स्प्लाइसिंग के लिए एक तरह का एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है नॉन कोडिंग पार्ट दैट इज इंट्रॉन, उसको रिमूव करना HNRNA में से। ये अपन चीज़ें पता किसमें पढ़ रहे हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, जो प्रोकैरियोट्स ने स्किप कर दी थी। अब आओ यहाँ पे, ये RNA बन गया अपना। ये सिर्फ एक्टिव पार्ट है क्योंकि इसमें से इनएक्टिव पार्ट को हमने स्प्लाइसिंग से हटा दिया। ये 5 डेज है, ये 3 डेज है। अब हमेशा याद रखना, पहला होगा यहाँ पे कैपिंग। कैपिंग मतलब 5 डेज एंड के ऊपर कैप कर देंगे अपन। कैप करने से इसका ये वाला सिरा ब्लॉक हो जाएगा, ये एक्टिव नहीं रहेगा, तो ये इसकी एनर्जी रिजर्व रहेगी। इसकी कैपिंग कर देंगे। कर दिया। अब ये कैपिंग किससे की जाती है? पहला नंबर लिख लेना इसमें, कैपिंग। अब ये कैपिंग की किससे जाती है? कैपिंग की जाती है 3-MgPP एक सेकेंड, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लो आप, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जी बड़ा छोटा जो लिखना चाहूँ मैं बड़ा लिख देती हूँ, MgPPP। ट्राइफॉस्फेट है ना, 1 2 3 MgPPP। ये कहाँ चिपकेगा? ये 5 डेज एंड पे चिपकेगा। MgPPP हो गया। अब दूसरी प्रोसेस, एक एंड तो हमने ढक दिया, दूसरा एंड भी एक्टिव है, 3 डेज भी एक्टिव है। 3 डेज पे क्या करें? 3 डेज पे करते हैं हम टेलिंग। जैसे इसको कैपिंग किया वैसे इधर करते हैं टेलिंग। ठीक है, टेलिंग किससे करते हैं? टेलिंग करते हैं यहाँ पे पॉली एडेनिन से। और पॉली एडेनिन का मतलब 200-250 एडेनिन ए जैसे PPP 3 है ना यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, वैसे पॉली ए मतलब
ए की पूरी चेन, मान के चलो 150 से 200 एडेनिन एक साथ में हो, तो यहाँ पे करते हैं टेलिंग। टेलिंग किससे होगी? पॉली ए, पॉली ए, पॉली ए टेल। अब ये पॉली ए टेल क्या करेगा? देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि इन दोनों का रोल क्या होता है ऐसा करने के लिए। रोल 3-MeO की कैपिंग का रोल होता है टू रिड्यूस द म्यूटेशन इन RNA। मतलब एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बना हुआ है तो इसमें किसी भी तरह का म्यूटेशन हो सकता है क्योंकि ये इतना एक्टिव है, तो उस म्यूटेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कैपिंग की जाती है। तो इसको लिख सकते हैं अपन टू रिड्यूस द रेट ऑफ म्यूटेशन। अब दूसरा वाला साइट थोड़ा सा लॉजिकल है बट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप तीनों पढ़ने में अच्छे हो। मैंने बताया आपको कि ये सारी प्रोसेस अभी तक न्यूक्लियस में हो रही है न्यूक्लियस में हो रही है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है अभी अपना, DNA से RNA बनना है। लेकिन RNA से प्रोटीन बनने के लिए, ट्रांसलेशन होने के लिए उसको न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है। समझ में आ रही है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसके ऊपर राइबोसोम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए न्यूक्लियस में जो मौजूद RNA बन गया है उसमें एक ऐसा फैक्टर आ जाना चाहिए कि वो बाहर वाली जो राइबोसोम है उससे अट्रैक्ट हो सके और एक दूसरे कम्युनिकेट कर सके कि तुम रेडी हो करने के लिए, तो मैं बाहर आ जाऊं। तो वो टेल का काम यही है कि वो मूव करवा देता है अपने एडेनिन को। इसीलिए इसमें 150 से 200 एडेनिन होते हैं जो जाके राइबोसोम से कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट रेडी है, तू बोले तो हम बाहर आ जाए, तू ट्रांसलेट करने के लिए रेडी है कि नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? मैच्योर मैसेंजर RNA को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, मैच्योर मैसेंजर RNA को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए? एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। लिख लो इसके लिए मैच्योर मैसेंजर RNA ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द न्यूक्लियस। चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन भी इतना ही बड़ा होने वाला है। समझ में आया चीज? यश आपको समझ में आया? चलो रिवीजन करना, नहीं समझ में आए तो कल शुरू में आते ही मुझसे रिपीट पूछ लेना, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।